Okay, so hello everyone, welcome back to my channel. This is Ravindra Singh, and you are watching the Studio. So, here I am back with another paper discussion, which is none else than our favorite subject, biology, board exam question paper live discussion. आई नो आई एम वेरी लेट, फिजिक्स का ही मैंने अपलोड नहीं किया था, बट अब फिजिक्स का अपलोड कर दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लेना। सो या अगेन दो तीन डिस्क्लेमर एज यूजुअल। सबसे पहले तो कोई भी बैकग्राउंड नॉइज आए, जस्ट इग्नोर इट, कि बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज आती है एंड सबको अगर आप सुनने लग गए फिर तो हो गई ये वीडियो कंप्लीट। तो ठीक है, जो भी बैकग्राउंड नॉइज आए उसे बस इग्नोर करना। और दूसरी बात कि ये आई विल जस्ट बी डिस्कसिंग कि मैंने क्या आंसर्स लिखे और क्या आंसर्स होने चाहिए। इट्स नॉट कि यही फाइनल आंसर है और मैं ही बिल्कुल आंसर की बना रहा हूँ बोर्ड की। ठीक है, सो या सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन ए। बहुत सिंपल पेपर था ना वैसे, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ। आई होप आप सबका ही पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बड़ा इजी सा पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था एंड बिल्कुल चेहरे पे स्माइल लाने वाला पेपर था। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन ह्यूमंस आर सेक्रेटेड बाय। सो ऑब्वियसली द आंसर शुड बी सी, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द पैथोजन मिसमैच विद द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय इट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। सो द आंसर शुड बी डी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि निमोनिया कॉज करता है, बट यहाँ पे उसका सिम्टम गलत लिखा है। निमोनिया में ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज। इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो ए और सी दोनों होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों ही लिखे हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। बट आई डोंट नो आंसर क्या है। अगर आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, मतलब कोई भी आंसर होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे दोनों सही लग रहे हैं। उसके बाद वैसे मैंने सी किया है, क्योंकि सी में वजन ज़्यादा दिख रहा था ना। क्वेश्चन नंबर 4, द आंसर शुड बी सी, X is suspensor, Y is cotyledon, radical Z is radical and U is plumule। और सारे 2 है ना, क्योंकि मियोसिस हुई नहीं अभी तक। नहीं सॉरी, ये तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इसीलिए सब 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ये तो मैच द फॉलोइंग, तो कितने सारे मैच द फॉलोइंग आए थे 1 मार्कर्स में। क्वेश्चन नंबर 6, द आंसर शुड बी निएंडरथल मैन। ठीक है, ये मैंने एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ा था, इसे मुझे याद था। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है कि गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। हमें बताना है कि थर्ड कोडॉन और फिफ्थ कोडॉन कौन से अमीनो वो बनाएंगे, अमीनो एसिड्स। तो थर्ड कोडॉन यहाँ पे अगर आप देखो तो यू है। थर्ड कोडॉन 3 के पेयर्स में यू, तो दैट कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। और फिफ्थ कोडॉन जो है दैट इज AUG विच कोड्स फॉर मिथियोनिन। सो आंसर शुड बी ए। Question number 8, interaction between clownfish and stinging tentacles of sea anemone is an example of commensalism, obviously, because उसको फ़ायदा होता है clownfish को, वो प्रोटेक्शन मिल जाता है उसे, एंड सी एनेमोन फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बिलोंग टू अ पॉपुलेशन बट नॉट टू एन इंडिविजुअल आर। तो इट शुड बी बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और उसके अलावा सेक्स रेशियो। सो द आंसर इज 1 and 4, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फेसेस मैक्सिमम थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। इसका आंसर इज सी, एम्फीबियन। मैंने ऐसा ही क्वेश्चन किया था एग्जाम से पहले, इसलिए मुझे याद आ गया था एग्जाम में। बाकी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं थी कितना थ्रेट है इनका एक्सटिंक्शन का। आंसर इज सी, एम्फीबियन। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बहुत सिंपल था, बस इसे कार्ड देना था अलग अलग। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12, आंसर इज डी। ये अगेन मैच द फॉलोइंग आ गया दोबारा। Then finally come the assertion reason question. Question number 13, decomposition process is slower if detritus is rich in lignin and cutin। क्यूटिन नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे काइटिन होना चाहिए था, शायद मिस्टेक होगी टाइपिंग में। असर्शन बिल्कुल सही है। डिकम्पोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, determining the sex of an unborn child by MTP is an illegal practice। Yeah, that's true. Amniocentesis is a practice to test the फॉलोड बाय MTP। हाँ ठीक है, एमनिसेंटेसिस इज अ प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आल्सो। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर भी होगा बी, क्योंकि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अभी मैंने असर्शन दोबारा पढ़ा, मैं खुद ही डर गया, मैंने तो बिल्कुल किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इन थैलेसीमिया एन एबनॉर्मल मायोग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज लिखा है, बट मायोग्लोबिन की नहीं होती, वो हीमोग्लोबिन की चेन सिंथेसाइज होती है। तो असर्शन फॉल्स हो गया एंड रीजन तो सही है, तो आंसर शुड बी डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू।
Question number 16, synthetic oligosaccharide polymer are used during annealing in PCR. That's correct, but reason is false क्योंकि यहाँ पे लिखा है primer bind to double stranded DNA but it binds to the single stranded DNA in the complementary regions. तो MCQs तो बहुत सिंपल थे. इसके बाद सेक्शन B, state the principle involved in separation of DNA fragments using gel electrophoresis. तो इसमें आपको लिखना था कि जो एगरोस जेल होता है कैसे वो सीविंग इफेक्ट से एक तो उन लोग सेपरेट कर लेता है अकॉर्डिंग टू देयर मास. जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एनोड की तरफ चले जाते हैं बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज और एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज. एज अ रिजल्ट जो लाइटर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं एनोड के पास और लार्जर फ्रेगमेंट्स पीछे रह जाते हैं. तो आई थिंक इसमें एक तो चार्ज की वजह से ये होता है और एक सीविंग इफेक्ट ऑफ एगरोस जेल की वजह से होता है. दैट्स द प्रिंसिपल. क्वेश्चन नंबर बी, हाउ आर डीएनए फ्रेगमेंट्स विजुअलाइज्ड वंस दे आर सेपरेट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो ऑब्वियसली हम इसमें इथीडियम ब्रोमाइड से उन्हें स्टेन करते हैं, फिर जब हम उन्हें यूवी रेडिएशन के नीचे देखते हैं तो दे अपीयर ब्राइट ऑरेंज इन कलर. दैट शुड बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, गिव एन एग्जांपल ऑफ जीनस ऑफ फंजाई दैट फॉर्म माइक्रोराइजल एसोसिएशन विद प्लांट्स. तो एक ही जीनस दिया हुआ है बुक में, दैट इज ग्लोमस. हाउ डज द प्लांट डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन. बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जैसे रूट बॉन्ड पैथोजन से प्रोटेक्शन हो जाता है एंड इन्हें फॉस्फोरस मिलता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल से. इसके अलावा इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है. मतलब कोई भी आप रीज़न लिख सकते थे, लेकिन कोई भी तो. फिर इसका और पार्ट है, राइट एनी टू टेक्निक्स यूज टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड राइट अबाउट एनी वन ऑफ देम. तो इसमें आप कोई भी वो लिख सकते हैं कैंसर के डिटेक्शन की जो मेथड्स थे, राइट. सो उनमें से आप कोई भी लिख सकते थे. देन क्वेश्चन नंबर, वैसे मैंने ऊपर वाला किया था इसलिए मैंने नीचे वाले पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ज़्यादा था ना ऊपर वाला. देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ अ वुमेन एट द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज. जो कि इस ग्राफ में देख के बताना था. एंड आई थिंक 10 के अराउंड इज सॉरी मेनोपॉज की तो एवरेज एज इज अराउंड 45 to 50 ईयर्स. सो यू कैन से 50 ईयर्स इज द एवरेज एज. वैसे ग्राफ के अकॉर्डिंगली रियल में भी यही होती है. देन क्वेश्चन नंबर बी, एट व्हाट एज आर मैक्सिमम प्राइमोरियल फॉलिकल्स प्रेजेंट. तो ग्राफ के अकॉर्डिंग तो इट इज़ अराउंड 10 ईयर्स. 10 ईयर्स से थोड़ा पहले. सो यू कैन से बिफोर या अराउंड 10 ईयर्स शुड बी द आंसर आई बिलीव. इसके बाद 20, अबिंगडन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डेकेड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स इन द आइलैंड. गिव एक्सप्लेन गिविंग रीजंस. तो इसमें क्या था, ये कंपटीशन की वजह से होता है और इसका एक लॉ भी था गॉस प्रिंसिपल जिसकी वजह से ही होता है. तो बेसिकली इसमें क्या था कि उनकी ग्रेटर ग्रेजिंग एफिशिएंसी थी गोट्स की, जिसकी वजह से अबिंगडन टॉर्टोइज को नहीं मिल पाई उनका फूड एफिशिएंटली. तो एज अ रिजल्ट वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए. क्वेश्चन नंबर 21, बाय यूजिंग पनेट स्क्वायर डिपिक्ट द जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स ऑफ द रेस्ट क्रॉस. तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था. बस हमें दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स जो होते हैं, एक तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस डोमिनेंट, उसे क्रॉस करवाना था इसके साथ येलो पॉट कलर के साथ, स्मॉल जी वाले के साथ. एंड बस पनेट स्क्वायर ड्रॉ करना था और इसका फिनोटाइप जीनोटाइप देखना दोनों में क्या क्या आते हैं. उसके बाद सेक्शन सी, explain how did the experiment conducted by SL Miller substantiate that life evolved from pre-existing non-living organic molecules. इसमें कुछ नहीं करना था, बस SL Miller का जो लंबा छोटा एक्सपेरिमेंट था उसे लिख देना था एज इट इज जो एनसीईआरटी में लिखा था. और उसका हो सके तो यू कैन ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो. आई ड्रू द डायग्राम क्योंकि मैंने एक कहीं पढ़ा था कि बायो में जहाँ हो सके डायग्राम ड्रॉ कर दो, दैट गिव्स गुड इंप्रेशन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नीड्स बोथ अ मॉस्किटो एंड ह्यूमन होस्ट फॉर इट्स कंटिन्यूटी एक्सप्लेन. तो इसमें आपको पूरी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एक्सप्लेन करनी थी. आप चाहो तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते थे, आप चाहो तो उसके बारे में लिख भी सकते थे. मैंने ये नहीं किया, मैंने और पार्ट किया क्योंकि जो इसका और पार्ट है एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हमारे स्कूल के आई डोंट नो हाफ ईयरली या प्री बोर्ड के पेपर में आया था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन. तो मैंने यही किया. वी ऑल मस्ट वर्क टूवर्ड्स मेंटेनिंग गुड हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ. तो एनली 6 वेज ऑफ अचीविंग गुड हेल्थ. तो इसमें आप एनसीईआरटी में बहुत सारी वेज बताई हुई हैं, उनमें से कोई भी आप 6 वेज लिख दो, यू विल गेट मार्क्स. अल्टीमेटली एवरीवन वांट्स मार्क्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 24, नेम एंड एक्सप्लेन अ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय मेल पार्टनर ऑफ अ कपल. तो ऑब्वियसली इट इज़ वैसेक्टोमी. तो आपको इसे एक्सप्लेन करना था कि इसमें जो होता है मेल पार्टनर करता है, ये तो लिखा ही हुआ है. वैसेक्टोमी इसका नाम है, इसे एक्सप्लेन आप कैसे करोगे कि जो वास्ट डिफरेंस होता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, उससे पहले कट करते हैं फिर टाई करते हैं. एंड इससे जो होता है प्रिवेंशन हो जाता है ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गेमीट. तो इससे ऑब्वियसली कंसेप्शन कैन बी प्रिवेंटेड. और इसके अलावा आप ये मेंशन कर सकते थे कि इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल. तो इसी वजह से टर्मिनल मेथड भी कहते हैं. और इसके अलावा इसके बहुत ही लेस डिसएडवांटेजेस होते हैं बट इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, राइट. उसका क्वेश्चन नंबर 25, बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स. डिस्क्राइब इनटू ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट. तो
ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी में एकदम सीरियसली दिए हुए थे। एंड स्टेट वन एथिकल रीजन फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, ये भी दिया हुआ था, इसमें आई डोंट थिंक बताने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 26, वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ, अच्छा इसमें आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के सारे स्टेप्स बताने थे इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, फीमेल और मेल दोनों पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको इमैस्कुलेशन करना था, फर्स्ट स्टेप शुड बी इमैस्कुलेशन, जिसमें आप मेल पार्ट को रिमूव करोगे। सेकेंड स्टेप शुड बी बैगिंग, जिसमें आप कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करोगे। थर्ड स्टेप में आप फर्टिलाइजेशन कराओगे विद द पॉलिनेशन कराओगे विद द डिजायर्ड मेल गेमीज। एंड देन फोर्थ स्टेप में आप दोबारा रीबैगिंग कर दोगे। दैट्स ऑल, और आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना था अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, लिलीज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर डायबिटिक पेशेंट थ्रू आरडीएन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ओवरवेलमिंग। ओके, तो इसमें आपको वो बताना था ह्यूमन इंसुलिन वाला, कैसे ह्यूमन इंसुलिन पहले वहाँ से लेते थे स्लॉटर्ड पिग और कैटल से, फिर कैसे उससे एलर्जी हो जाती थी, फिर कैसे एली ने 1983 में आरडीएन टेक्नोलॉजी से ई कोलाई बैक्टीरिया में सेपरेट ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड बनाया और फिर उन्हें ज्वाइन कर दिया आपस में। एंड आपको ये भी बताना था कि ये बता सकते थे आप कि जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होता है एंड फिर वो रिमूव हो जाता है ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड लिंक जिससे बॉन्ड होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना लंबा आप लिख सकते हो, योर विश। क्वेश्चन नंबर 28 इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ओके, इसमें हमें बताने थे 4 प्राइम गोल्स ऑफ एचजीपी, जो कि बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट पॉइंट्स में दिए हुए थे बुक में, कोई भी 4 आप लिख सकते थे, बुक में 6 दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर बी, नेम एनी वन कॉमन नॉन ह्यूमन एनिमल मॉडल ऑर्गेनिज्म विच हैज़ बीन ऑल्सो, ओके, तो नॉन ह्यूमन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे लिस्टेड है बुक में, जैसे आपके वो हो गए यीस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ड्रोसोफिला, राइस वगैरह, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली नॉन ह्यूमन एनिमल बोला है तो आई थिंक इट शुड बी ड्रोसोफिला। और एक नेमाटोड भी दिया हुआ है वहाँ पे, वो भी एक एनिमल ही है, तो उन दोनों में से आपने कोई भी लिखा होगा तो यू विल गेट मार्क्स। क्वेश्चन नंबर डी, ओके, स्टेट व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी वही होती है जब नॉन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स सेल डिवीजन में, जब फेलियर ऑफ द क्रोमैटिड्स टू सेग्रीगेट, क्रोमैटिड जो है वो अलग अलग नहीं हो पाते, एज ए रिजल्ट या तो एक क्रोमोसोम कम हो जाता है जिससे मोनोक्लॉइडी होती है, और एक या तो ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ट्राइजोमी होती है, सॉरी मोनोजोमी या फिर ट्राइजोमी होती है। अगर एक कम हो जाता है तो उससे मोनोजोमी होती है, एक बढ़ जाता है उससे ट्राइजोमी होती है। बी पार्ट, इफ ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द क्रोमैटिड ऑफ 6 क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस, राइट एनी वन डिफरेंट ओनली द डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स। ओके, तो क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो है 6 क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हुआ है, तो एक जो स्पर्म होगा उसमें एक्स वाई दोनों चले जाएंगे, और एक जो स्पर्म होगा उसमें ना एक्स जाएगा ना वाई जाएगा, उसमें कुछ नहीं जाएगा 6 क्रोमोसोम। तो जो 2 गेमीट्स बनेंगे उसमें होगा एक तो एक गेमीट 50% ऑफ द गेमीट्स जो होंगे उनमें होगा 22 ऑटोसोम्स और एक्स वाई दोनों, और बाकी की जो रिमेनिंग 50% होंगे उनमें होंगे 22 ऑटोसोम एंड नो 6 क्रोमोसोम। सो यही आपको लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, अ नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म फर्टिलाइज ओवम विद द कैरियोटाइप दिस, नेम द डिसऑर्डर। सो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें जब ये फ्यूज करेंगे तो ये बनेगा 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY। सो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो डिसऑर्डर का नाम होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बाकी आप कोई भी 2 सिम्टम्स लिख सकते हैं, जैसे ये जो होते हैं स्टेराइल मेल्स होते हैं, इनमें कुछ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे गायनेकोमेस्टिया एक्सेट्रा। इसका और पार्ट था, नेम अ बेस्ट नोन एंड मोस्ट कॉमन ऑटोजोमल एन्यूप्लॉइड, अच्छा एन्यूप्लॉइड एबनॉर्मलिटी। तो इसमें मेजर वर्ड क्या था यहाँ पे, ऑटोजोमल। तो हमारी 3 ही मेजर जो है एबनॉर्मेलिटी दी हुई है एन्यूप्लॉइडी की, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो उनमें से ऑटोजोमल एक ही है जो कि है डाउन सिंड्रोम। तो आपको इसमें आंसर इसमें डाउन सिंड्रोम, और कोई भी 2 सिम्टम्स आप लिख सकते थे, बुक में तो बहुत सारे दिए हैं, उनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अगेन ए केस बेस्ड क्वेश्चन। इन विच period according to the graph are the maximum chances of person transmitting disease infection by? तो I think it should be the ये वाला phase, incubation period। कि incubation period में there is no sign and symptom of the disease, तो as a result जो diseased person है उसे पता ही नहीं होगा कि उसे खुद को disease है, and there are maximum chances कि वो person transmit कर देगा उस disease को to others, right। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, स्टडी द ग्राफ। अच्छा, इसमें जनरली क्वेश्चन नंबर सी में चॉइस होती है बिकॉज इट्स फॉर 2 मार्क्स, यहाँ पे क्वेश्चन बी 2 मार्क्स का है, उसमें चॉइस है। ओके, सो स्टडी द ग्राफ एंड राइट व्हाट इज एन इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कोई साइन या सिम्टम नहीं होता डिजीज का। नेम अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसमें आप एड्स लिख सकते हो। एंड नेम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट दैट अटैक बाय द पैथोजन इन दिस डिजीज। तो इसमें जनरली टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करते हैं पैथोजन एड्स में। देन और पार्ट इज ड्रॉ स्कीमेटिक लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। तो इसमें आपको
H2L2 वाला डायग्राम बनाना था एंटीबॉडी का, एंड इसमें आपको एंटीजन बाइंडिंग साइड, द लार्ज पॉलीपेप्टाइड, द हैवी पॉलीपेप्टाइड, लाइटर पॉलीपेप्टाइड और वो डाइसल्फाइड लिंकेजेस लेबल करने थे। क्वेश्चन नंबर सी, इन विच पीरियड द नंबर ऑफ इम्यून सेल्स फॉर्मिंग एंटीबॉडी विल बी द हाईएस्ट इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। तो ऑब्वियसली एंटीबॉडी हाईएस्ट कब होंगी, जब इन्फेक्शन का स्टेज होगा, यानी कि पीरियड ऑफ इलनेस में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी। इसके बाद बोला नेम द इम्यून सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो आपके बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करते हैं इन प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। सेक्शन ई बायो रिएक्टर्स के था फर्स्ट पार्ट, जो कि मैंने नहीं किया क्योंकि नीचे वाला कुछ ज़्यादा ईजी था। द बी पार्ट इज कि इको R1 has played very significant role in RDN technology. Convention for naming eco R1, तो आपको ये लिखना है जो फर्स्ट लेटर है, पूरा कन्वेंशन आपको बताना था। जो फर्स्ट लेटर है इसका वो दैट कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द जीनस, ठीक है, एस्टेरेशिया कुलाई, RY13 से ये लिया गया है। तो इसका फर्स्ट लेटर जो आया दैट कम फ्रॉम द जीनस। जो नेक्स्ट टू लेटर्स हैं दैट कम फ्रॉम द नेम ऑफ द स्पीशीज, इकोलाई है ना, एंड देन द थर्ड नेक्स्ट लेटर जो कि R है दैट कम्स फ्रॉम द स्ट्रेन RY13। उसके बाद जो लास्ट रोमन नंबर है दैट कम्स फ्रॉम दैट इज द नंबर ऑफ आइसोलेशन, मतलब द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से हमने जिस ऑर्डर में इस एंजाइम को आइसोलेट किया है। देन सेकंड पार्ट, राइट द रिकॉग्निशन साइड एंड द क्लीवेज साइड फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जिसकी जो रिकॉग्निशन साइड होती है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATTC वाला, और इसकी जो क्लीवेज साइड होती है दैट इज बिटवीन द बेस पेयर्स ऑफ G एंड A। G और A के बीच में ये जो है कट लगाता है, सो दैट्स द क्लीवेज साइड। उसके बाद व्हाट आर द प्रोट्रूडिंग एंड ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कॉल्ड, उन्हें हम कहते हैं स्टिकी एंड डिस्क्राइब द रोल इन फॉर्मेशन ऑफ RDNA। तो उनका मेजर रोल होता है कि वो डीएनए लाइगेज की मदद करते हैं इन लाइगेशन, क्योंकि उनमें फ्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि आपस में जुड़ जाते हैं, एंड दे असिस्ट डीएनए लाइगेज इन लाइगेटिंग द डीएनए, ठीक है। उसके बाद 32, इट इज समटाइम ऑब्जर्व दैट F1 जनरेशन शो फिनोटाइप दैट रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स, एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग ABO ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना था कोडोमिनेंस विद द एग्जांपल ऑफ AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप में होता है ना कोडोमिनेंस, तो इसमें आपको पूरा वो जो दिया हुआ था कोडोमिनेंस का पैराग्राफ वो आपको पूरा अच्छे से लिखना था, प्लस आप वो टेबल भी बना सकते थे जो दी हुई है बुक में, राइट। सो या दैट्स ऑल, मैंने यही वाला किया था। उसके बाद बी पार्ट था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA एंड इट्स रोल इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। जब अमीनो असाइलेशन, हम tRNA से पहले अमीनो असाइलेशन कहते हैं, उसमें असाइल ग्रुप ऐड करते हैं, वो होता है। उसके बाद हाउ डज इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस अकर इन प्रोकैरियोट्स, एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट आर अनट्रांसलेटेड, वेयर आर अनट्रांसलेटेड रीजन्स लोकेटेड इन mRNA। तो दे आर लोकेटेड बिफोर द 5' एंड, दैट इज इनिशिएटर कोडॉन से पहले, स्टार्ट कोडॉन से पहले, एंड स्टॉप कोडॉन के बाद, दैट इज आफ्टर द 3' एंड। एंड व्हाई, सो दे आर प्रेजेंट फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। वैसे मैंने ये किया नहीं, मैंने ऊपर वाला किया, ऊपर सिंपल था। उसके बाद 33, एक्सप्लेन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक ऑफ एन ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। तो आपको बताना था कैसे कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक जो है वो सिर्फ एक मेगास्पोर से बनता है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है और जो मेगास्पोर टेट्राड बनता है उसमें से 3 सेल्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है जिससे कि पूरा पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है। एज अ रिजल्ट हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसका हम डायग्राम भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो आपको सब डायग्राम बनाना था, कोई भी 4 पार्ट लेबल करने थे। तो जो चलाजल एंड है उसमें 3 एंटीपोडल्स होते हैं, बीच में एक सेंट्रल सेल होता है बड़ा सा, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियर होते हैं, नीचे माइक्रोपाइलर एंड में एक अपैरेटस होता है, उसमें 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एक्सेल होता है, और सिनर्जिड्स में जो होते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस होते हैं। ये सब में से आप कोई भी 4 मार्क कर सकते थे। और पार्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन ह्यूमन फीमेल, मैंने ऊपर वाला किया है, ठीक है। अगेन नीचे वाला इज कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन ह्यूमन फीमेल। तो इसमें आप बता सकते थे, बट मैंने ये इसलिए नहीं किया, ये ज़्यादा इजी था, मैंने इसलिए नहीं किया कि ये 3 नंबर का था और मुझे समझ नहीं आता कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा में 3 नंबर का मैं क्या लिखूँ, क्योंकि मुझे बस एक लाइन आती है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में, क्योंकि बुक में भी एक लाइन में दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। शायद हमें पूरा एक्सप्लेन करना था शुरू से लेकर एंड तक, तो इसलिए मैंने ये नहीं किया, बिकॉज मार्क्स के हिसाब से फिर मेरा आंसर बहुत छोटा हो जाता। उसके बाद सेकंड पार्ट इज ड्रॉ डायग्राम शोइंग ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स, ठीक है। सो इसमें आपको यूट्रस का डायग्राम बनाना था एंड कोई भी 4 पार्ट लेकर लेबल कर सकते थे, बहुत सिंपल सा था। इसमें आपका वो कोरियोनिक विलाय वगैरह आप लेबल कर सकते थे, इसमें बहुत सारे लेबल्स थे, हमारे एक बार एग्जाम में भी आया था पता है, अगेन प्री बोर्ड में।
सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस पेपर. होप आपका पेपर अच्छा हुआ हो. आई थिंक अब तो साइंस वालों के ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए. मेरा नहीं हुआ, हमारा साइकोलॉजी बचा है. हमारी मैक्सिमम जो ऑडियंस है दैट इज़ साइकोलॉजी स्टूडेंट. सो या साइकोलॉजी के जिस दिन एग्ज़ाम होगा वील डिस्कस साइकोलॉजी का पेपर उसी दिन. सो बी रेडी, स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स. अगर एग्ज़ाम हो गए सो जस्ट रिलैक्स, मज़े करो. सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम होगा. तब तक के लिए बाय एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, लाइक द वीडियो, कमेंट, ब्ला 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 जो भी होता है, एंड प्लीज सब्सक्राइब करो. वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. बाय नहीं हुआ क्या? बाय.